अहमद हसन अल अरबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के हवाले से। अहमद, सूरत हाल आपके सामने है। हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि ईरान में जो हालात हैं वो कशीदा से कशीदा ही होते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो दीगर ममालिक हैं वो भी अब हमारे सामने हैं, जिन्होंने अभी ईरान के हवाले से केयरफुल रहने के हवाले से फ्रांस और बरतानिया और जर्मनी का अगर मुश्तरका बयान उठा के देख लें तो उन्होंने भी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने से बाज रहने का इंदिया दिया है। आपको क्या लगता है कि आगे सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आएगी? क्या रजीम चेंज वाकई में हो जाएगा, या जो ईरान का थ्रेट है अमेरिका से रिलेटेड या न्यूक्लियर बम बनाने से रिलेटेड वो आपको होता नजर आ रहा है आने वाले कुछ घंटों में? जी देखें, बहुत शुक्रिया। मिडल ईस्ट के अंदर पिछले 70 सालों से 80 सालों से स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो ईरान के अंदर भी आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली जो मोसाद की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ईरान के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की इनग्रेस किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। और जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे उसी वक्त से जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो इन प्रोटेस्ट को बाकायदा तौर पे ओन कर रही है और वो कह रही है कि ये रजीम चेंज के लिए शुरू तो हुए थे इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, और लेकिन उसके बाद फिर ब्लेटेंट और नेकेड इन्होंने जो है वो रजीम चेंज की बातें करना शुरू कर दी, प्रो मोनार की बातें करना शुरू कर दी। एक तरफ तो ये सारा, दूसरी तरफ जो शाह ऑफ ईरान जिसके लिए ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आपने देखा कि उनका जो मोनार्की का जो झंडा है उसको भी वेव किया गया इन प्रोटेस्ट के दरमियान में। सो वो जो रजा शाह पहलवी है उसने अमेरिका के अंदर एक बयान दिया कि भाई मेरी तो सारा ब्रॉटअप अमेरिका के अंदर हुआ है और मैं तो अगर ईरान जाऊंगा भी तो मैं क्या करूंगा। सो उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं एक आइडियल पपेट हूं कि मुझे ईरान के अंदर इंस्टॉल किया जाए। बात ये कि रजीम चेंज का जो इनिशिएटिव था वो तो उसी वक्त इसराइल ने बाकायदा तौर पे ले लिया था काइनेटिकली, जब उसने राइजिंग लाइन लॉन्च किया था। और उससे पहले भी इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इसराइल ने ग्रेटर इसराइल को अचीव करना है उसके लिए इसराइल को अपनी एक जो ईरान के अंदर अपना प्रो इसराइल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ग्रेटर इसराइल की तरफ वो बढ़ सकता है। लेकिन बात ये है कि ईरान के अंदर पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, नो डाउट कि ये प्रोटेस्ट अभी बहुत बढ़ चुका है। अभी तक ईरान की तारीख के ये बड़े प्रोटेस्ट में से एक है, यानी पिछले 20-25 साल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन ईरान की एक हिस्ट्री है कि वो प्रोटेस्ट्स को पैसिफाई कर देता है। सो अभी ये कहना कि रेजिम चेंज होगा या नहीं होगा, आई थिंक इट इज टू अर्ली। अभी चीजें जिस तरीके से अनफोल्ड होंगी, कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि खामनाई के बयान में उनके लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था कि वो चीज़, तो अब उनके रिजाइन की खबरें आ रही हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं। देखिए मुज़म्मिल साहब, आप तो मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें जहां पे इंफॉर्मेशन होती है वहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाता है, वेपनाइज किया जाता है इस तरह की खबरों को। जहां पे ईरानियन प्रेसिडेंट की बात है, देयर इज नो डाउट कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद, उनके दरमियान में एक रिफ्ट नजर आया है। क्योंकि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दिया कि हमें जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको इतना हार्ड नहीं करना चाहिए कि रिजेंटमेंट हो और फॉल्ट लाइन्स को फिर एक्सप्लॉइट किया जाए। और फिर जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ ये कहा जाता है कि इशारा किया गया, तो एक रिफ्ट मौजूद है। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर ईरान के प्रेसिडेंट बने, वो प्रोटेस्ट को बड़े वाइजली डील कर रहे हैं। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेस्टर्स की भी बात सुननी चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कोई जो है इनके लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं या ईरान की जो अवाम है उसके लिए रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किए। जो इस्तीफे वाली बात है, यस वो सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन या कॉन्क्रीट चीज मौजूद है कि जिस पे हम बात कर सकें। और ये जो कहा जा रहा है, देखें जो ईरान के मसाइल हैं, एक तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है उनकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन है, और दूसरा उनका मसला है कि वहाँ राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल और एनर्जी हैं, जो सब्सिडी वो अपने लोगों को पेट्रोल पे और एनर्जी पे दे रहे थे, वो सब्सिडीज उन्होंने विड्रॉ की हैं जिसकी वजह से लोगों को महंगा तेल और महंगी बिजली मिल रही है। इन दोनों चीज़ों का ईरानियन गवर्नमेंट के पास कोई हल तो नज़र नहीं आता। वो जिस किस्म के इकोनॉमिक डेडलॉक में है, 15 लाख रियाल का डॉलर हो गया हुआ है और तेल की कीमतें भी वो नहीं कंट्रोल पर कर पा रहे, सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। तो एक डेडलॉक में तो है, गवर्नमेंट के पास है कुछ नहीं देने को, तो प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा।
देखिए मुझे साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो डाउट ईरान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, ईरान के लिए प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। फॉल्ट लाइंस अगर आप ये कहें कि ईरान के अंदर मौजूद नहीं है, तो ऐसी तो बात नहीं है। ईरान के अंदर बाकायदा बहुत सारी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुए थे तो उस वक्त ये इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर थे। जब तक इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, इक्का दुक्का आगे पीछे ईरान के शहरों के अंदर, तो तब तक इनके अंदर वो जान आपको नहीं नजर आई कि जब इन्होंने प्रो मोनार्की अब ये फॉर्म लिया और इन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने देखा कि किस तरह आग की तरह ये प्रोटेस्ट फैले। बात यह है कि ईरान के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज है, ईरान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, लेकिन क्या रिजीम चेंज करके जो इनके पास आगे ऑप्शन, पूरे मिडिल ईस्ट में आपने देखा है, अरब दुनिया में यही होता था, इश्यूज है उसके मुकाबले में हम रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम को निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ सिर्फ और सिर्फ कियोस और एनार्की हुई। सो ईरान के पास भी, इनके पास जो मॉडल है वो क्या है कि इसको हम रिजीम को निकाल देंगे तो उसके बाद हम शाह ऑफ ईरान को लेके आएंगे, जिसकी ईरान के अंदर कोई इज्जत नहीं है, एक आर्टिफिशियल उसको क्रिएट किया गया, और जो खुद कहते हैं कि मैं ईरान वापस जाके क्या करूंगा, मेरा तो सारे दोस्त यार अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। सो ये कहना कि इस रिजीम चेंज के बाद कोई सोल्यूशन होगा, तो वो आई थिंक नहीं है। और मुझे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आई थिंक अगर गवर्नमेंट उसको एक्टिवली डील करना चाहे, इरानियन प्रेसिडेंट जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज भी इन्होंने दिया है, जिस तरीके की चाइनीज और रशियन इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, अगर ये चाहें तो ये रिलीफ अवाम को दे सकते हैं, इसको पैसिफाई किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और रिजीम चेंज की जो बात हो रही है, वो एक बहुत सीवियर इशू है जिसको ईरान को एड्रेस करना है। और आप ठीक कह रहे हैं अहमद, इराक की सिचुएशन हमारे सामने है, अफगानिस्तान में अच्छा, अब एक सवाल और मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है, बहुत यूरेनियम इनरिच कर चुके हैं, बम बनाने के करीब हैं। अगर इस मौके पर ईरान कोई एटमी धमाका करता है, खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए मुजम्मिल साहब, मैं पिछले 20 साल से, मुझे याद है जब मास्टर्स की हम रिसर्च भी कर रहे थे, तो उसमें भी एक टॉपिक था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। इसके ऊपर आपको कहीं पे भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता। यानी जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये कहते हैं कि जब इसराइल ने अभी ईरान के ऊपर राइजिंग लाइन के दौरान हमला किया, उस वक्त अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर देता तो वो दैट वाज, यानी वो एक एग्जिस्टेंशियल टाइम था ईरान के लिए कि वो इसराइल को रोक लेता। अगर उसने उस वक्त नहीं किए, तो फिर इसके ऊपर आई थिंक ईरान का क्या प्लान है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेके, वो किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, दिस लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। सो अभी आई थिंक ईरान का वो जो न्यूक्लियर वो वाली बात है, जब भी ईरान के ऊपर कोई भी इंटरनेशनली ईरान डिस्कस होता है तो उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिस्कस होता है, लेकिन हमें कोई खास इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है एकेडमिया में या इरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूक्लियर उसको लेके। तो मैं आई थिंक ईरान उसके ऊपर अटैक यानी वो टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं टू सब्सटेंशिएट इट। अच्छा, ये दुनिया ट्रैवल एडवाइजरीज क्यों जारी कर रही है? क्या इसराइल के हमले की पेश नज़र की जा रही हैं, या जो लोकल प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से ट्रैवल एडवाइजरीज हैं कि ईरान ना जाएं? अब देखें ना, पाकिस्तान ने भी एडवाइजरी दी है, दुनिया के और कई ममालिक ने एडवाइजरी दी है और लोगों को कहा है कि वो ईरान से निकल जाएं अपने शहरियों को। व्हाई दिस पैनिक सिचुएशन? अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो आप अपने सिटीजन्स को सेव करने के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है जो आपके जो ट्रैवलर्स होते हैं आप उनको देते हैं कि गवर्नमेंट आपको ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप इस मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के, आप यहाँ पे ट्रैवल ना करें। ट्रैवल एडवाइजरी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी होती है, ट्रैवल एडवाइजरी जंगों की सूरत में भी होती है, ट्रैवल एडवाइजरी वेदर सिचुएशन की वजह से भी होती है। लेकिन रिसेंटली फॉर द पास्ट 10, 20 और 25 to 30 ईयर्स हमने ये देखा है कि ट्रैवल एडवाइजरीज को ममालिक इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल टू पुट प्रेशर ऑन सर्टेन गवर्नमेंट्स। लिहाजा फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क के, जैसे आपने देखा कि रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर ट्रैवल एडवाइजरीज बाकायदा तौर पे यूरोपियन कंट्रीज ने, जब इन्होंने किसी मुल्क को प्रेशराइज करना होता था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, और असल में अटैक नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो 90% ब्लफ होता है, 10% रियलिटी होती है। सो जब इन्होंने किसी मुल्क को प्रेशर करना होता था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो पहले 2-3 ममालिक उसको ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर देते थे कि यहाँ पे आपने नहीं जाना, जस्ट टू क्रिएट पैनिक, जस्ट टू पुट प्रेशर। सो ईरान के अंदर भी आपने देखा है कि एक तो
पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो ममालिक वहां पे अपने शहरियों को भेज रहे हैं वो ट्रेवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप अब आके कि वो इशू कर रहे हैं कि आप वहां पे जाना है तो आपके लिए ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने मीट करना है। वो अब यानी पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर आपने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने ट्रेवल एडवाइजरी इशू की, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि होना चाहिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले और पहले दिन से ही ट्रेवल एडवाइजरी शुरू हो गई थी, जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने और फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने दी थी, वो प्रेशर डालने के लिए थी। अभी की ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो रियलिटी बेस्ड है। लेकिन अब आपको कोई इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले का चांस लगता है? क्योंकि दो राय हैं, एक ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्ट्राइक, अंदर सिचुएशन बहुत तैयार है, रजीम चेंज हो जाएगा। एक राय है कि इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रहे हैं, आप कुछ ना करें 6 माह में खुद ही गिर जाएगा ईरान, इसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सैंक्शंस को सख्त करें, रजीम खुद ही गिर जाएगी। आपको क्या लगता है किधर जाएंगे? अच्छा साहब, मुझे इसमें दो, आपने जैसे बिल्कुल ठीक बात की है। इसराइल का एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। आप 1972 में इन्होंने कहा कि हमने सीरिया को स्टेटलेस कर देना है, हेडलेस स्टेट बना देना है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इनको 50-60 साल लगे, अब जाके सीरिया को इन्होंने हेडलेस किया। दरमियान में इनको बहुत ज्यादा मौके मिले, लेकिन ये एग्रेसिवली अंदर जाके अपने बलबूते के ऊपर कुछ नहीं करते। ये कहते हैं कि हमें अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर हमने मिडिल ईस्ट में कोई छोटी सी जंग भी लड़नी है ना, कोई कंट्रोल्ड लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी लड़ना है, तो ये कहते हैं हमें अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, उसके बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकते। अब ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट में भी ये पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप आए और आप आके ईरान के अंदर हमारी मदद करें। राइजिंग लॉइन जो था उसके अंदर भी इन्होंने अमेरिका को पुश किया, डोनाल्ड ट्रंप ने रेजिस्ट किया, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नहीं आए। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मार्को रूबियो को अपने लेफ्ट पे और जेडी वेंस को अपने राइट पे बिठा के एक स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा है कि हम ईरान को, वी विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। सो वो क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पे नहीं आएंगे, विच मींस कि वो दोबारा से रेजिस्ट कर रहे हैं। और जब तक अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड और अमेरिकन एश्योरेंस इसराइल को नहीं मिलेगी, इसराइल ईरान के ऊपर मिस एडवेंचर कर सकता है, 2-4 मिसाइल मार दिए और ये वो, ताकि अमेरिका को एम्ब्रॉयल करे दोबारा इसमें, लेकिन एक फुल फ्लेज डिसाइसिव वॉर जिससे इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके रजीम चेंज का, वो अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन गारंटीज, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। नहीं, अब तो एयर स्ट्राइक्स से भी बहुत काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब अगर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी तो वहाँ लोग खामनाई समेत सब बंकर में चले जाएंगे। मोसाद का नेटवर्क इतना मजबूत है कि लोग भागकर बंकर में चली जाएगी सारी रियासत, और फिर वहाँ पे आवाम का राज हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इनको इस वक्त मारेंगे तो वो जैसे पहले खामनाई बंकर में चले गए थे, सब लोग बंकर में चले गए थे, नोबडी वाज एक्सेसिबल, तो वो कहते हैं कि पासदारान इनकलाब सब लोग बंकर में चले जाएंगे। तो दिस इज द हाई टाइम कि एयर स्ट्राइक के जरिए ही काम हो जाएगा। देखिए, उन एयर स्ट्राइक्स को आपने रजीम चेंज में ट्रांसलेट करना है। और आपकी बात ठीक है कि अभी अगर इसराइल के लिए आइडियल टाइम है कि वो अगर करेगा तो वहां पे रजीम चेंज शायद हो भी जाए, प्रेशर भी पड़े। लेकिन बात यह कि इसराइल करेगा नहीं, उसको बहुत ज्यादा गारंटीज चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अश्योरेंस, जिसको हम आप अपनी जुबान में ये कहते हैं कि इसराइल को मैसिव फील्डिंग सेट करनी है कि जाके उसके बाद वो ये एक्शन कर सके।